प्रशासनिक अधिकारी मूर्ख बनाते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, उन पे ऊपर प्रेशर रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो टीस थी जो आप चाहते थे, वो टीस अब वो अपनी जो भड़ास है जो हम उस समय नौकरी में नहीं कर पाए वो अब करना चाह रहे हैं। 8वीं पास वो पाकिस्तान से, दादाजी 3 पास थे जब 1947 के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो जाता है। 20-3 किलोमीटर पैदल जाना, कच्चा रास्ता। पहले पाकिस्तान से आए और वापस पाकिस्तान के नजदीक ही बस गए। चलने के बाद हमें जो है वहाँ पानी के अंदर से गुजरना, चप्पल हाथ में पकड़, कोई नदी पार करके जा रहा था, कोई टूटी सड़कों से पैदल जा रहा था, सड़कें नहीं थी, कोई जैसे रेत के टीले हुआ करते थे, कोई रेत के टीले पार करके ऐसा कोई जाते तो गन्ने वहाँ होते थे। गन्ने हर एक को अच्छे लगते हैं। मोटा मोटी बात ही है कि बचपन में आपने पढ़ाई के साथ साथ गन्ने भी खूब चुरा के खाए। गन्ने लगे, जैसे जैसे भाई साहब की बदली होती रही वैसे वैसे हम भी साथ करते रहे। पर काम करो, कई बार मन के अंदर आता भी दुकान पर लग जाए, कोई काम कर ले। 20 साल आपके कलेक्ट्रेट के आर बार या कलेक्ट्रेट में गुजरे, ऐसा क्यों हुआ? फिर वो तहसीलदार ने कहा कि इसको तो हम नहीं जाने देंगे। यहाँ तहसीलदार ने प्रतिनियुक्ति कर ली। कभी आपको ऐसा नहीं लगा भी प्रशासन काम नहीं कर रहा? कलेक्टर देखे, कई एडीएम देखे, तहसीलदार, एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारी। प्रेशर में प्रशासनिक अधिकारी बहुत चीजों का वादा कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है और उसकी वजह से वो वादे जो है वो पूरे नहीं कर पाते। वो तो कार्यकर्ता को खुश करना है। हाथ में कलम थमा ली, एक साप्ताहिक पेपर से आपने शुरुआत की। ये शुरुआत आपने क्यों की, ऐसा क्यों किया आपने? तो आप कहीं पर भी जा सकते थे, आपने अनोखा राजस्थान क्यों चुना? यूट्यूब क्यों शुरुआत किया? नमस्कार, रिपोर्ट exclusive.com में आपका स्वागत है। लगातार हम ऐसी कड़ियों से आपको मिलाएंगे जो कहीं ना कहीं अपना बहुत शानदार योगदान रखते हैं। यहाँ कोई शख्सियत नहीं होगी, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं होगा, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं होगी। ये एक पहल रिपोर्ट exclusive.com की तरफ से की गई है। इसमें चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे वो बूथ पॉलिश करने वाला हो, उन तमाम लोगों के संघर्ष की कहानी हम रिपोर्ट exclusive.com के माध्यम से लगातार आपको कड़ियों के माध्यम से बताएंगे। और इसी कड़ी में आज की जो कड़ी है, उस कड़ी में हम आज मुलाकात करवाएंगे आपकी हनुमानगढ़ में एक पत्रकार है, यूट्यूबर और गुरुदेव सिंह सैनी, जो अपना कलम न्यूज के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने किस तरीके से शिक्षा विभाग में नौकरी की और नौकरी करने के बाद उनको पत्रकारिता का एक शौक जगा और पत्रकारिता का शौक उन्हें पत्रकारिता की तरफ धकेल लाया और 2016 में उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत कर दी। एक साप्ताहिक पेपर से शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे वो आगे से आगे बढ़ते रहे, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा, हमारे साथ है गुरुदेव सिंह सैनी। पहले तो आपका रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत। नमस्कार जी। गुरुदेव जी, आपका जन्म जो हुआ वो करणपुर में हुआ, एक गांव में हुआ। और जन्म होने के बाद हर माता पिता की ख्वाहिशें होती है कि उनका बेटा कुछ बने, कुछ नौकरी लगे। आपने अच्छी पढ़ाइयाँ की, करणपुर रह के पढ़ाई की, उसके बाद आप सूरतगढ़ भी आए, गंगानगर भी गए और बीकानेर भी आपने एमए बीएड वगैरह की। बीएड आपने शायद गंगानगर से की। तो ये चीजें कैसे रही आपके लिए, कैसा बैकग्राउंड था, आपके पिता क्या करते थे जब आप बचपन में थे, तो किस तरीके का घर पे माहौल हुआ करता था? देखिए कुलदीप जी, पिता जो है पहले पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि जब 1947 के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो जाता है, 20 तक वहाँ पाकिस्तान में रहते थे। वहाँ से छोड़ के दादाजी सुंदर सिंह, जोगेंद्र सिंह दादाजी। तो फिर हमारा जब बचपन यहीं बीता, गांव 2 कारणपुर तहसील में पड़ता है। तो पिताजी भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 8वीं पास वो पाकिस्तान से, दादाजी 3 पास थे। लेकिन हमारे गांव की अब हम कहानी की तरफ जाते हैं, इतिहास की तरफ जाते हैं, तो साधारण परिवार है और साधारण गांव है, लोग वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। और पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल 2 किलोमीटर पर हमारा गांव है। पहले पाकिस्तान से आए और वापस पाकिस्तान के नज़दीक ही बस गए। तो जो शिक्षा की अगर आपने बात की है अभी, कैसे रही शिक्षा, कैसे आप आगे बढ़े, हर माता पिता का जो सपना होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं।
अब गांव की शिक्षा थी, प्राइमरी और मिडिल तक तो हम गांव में पढ़े हैं। 3 किलोमीटर पैदल जाना, कच्चा रास्ता। लेकिन अब वर्तमान को देखते हैं तो पिछले अतीत को याद करते हैं तो वो भी समय था, जब जरूर था। पहले पहले जैसे कुछ तस्वीरें आया करती थी, तस्वीरें थी एक हालांकि गांव में रास्ते नहीं हुआ करते थे, तस्वीरें थी कि स्कूल में जो है बच्चे बड़े संघर्ष के साथ स्कूल में जाते थे। कोई नदी पार करके जा रहा था, कोई टूटी सड़कों से पैदल जा रहा था, सड़कें नहीं थी, कोई जैसे रेत के टीले हुआ करते थे, कोई रेत के टीले पार करके। ऐसा कोई आपको ध्यान ना था जब पढ़ाई कर रहे थे तो किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे? स्कूल की बात करें तो कच्चे स्कूल थे, कच्चे कमरे थे, क्योंकि पुराना समय तो पक्के तब बिल्डिंग अब बनी है। और कच्चे मकान, कच्चे कमरे, कच्चे स्कूल और कच्चे रास्ते। 3 किलोमीटर जाना और बीच में रेत के टिल्ले भी और खाड़ो भी आवे, जी आप मारवाड़ी कह रहे खाड़ो भी बीच में आनतो, पानी भी चलता। तो पैदल चलने के बाद हमें जो है वहाँ पानी के अंदर से गुजरना, चप्पल हाथ में पकड़नी और फिर रास्ते से गुजरना। और 3 किलोमीटर के रास्ते में हटखेलियां भी करना, खेल भी करना। लेकिन लोग अच्छे थे और खेतों के बीच में से हम जाते थे, क्योंकि जब जो कच्चा रास्ता था वो लंबा पड़ता था। खेत के बीच में जाते तो गन्ने वहां होते थे, गन्ने हर एक को अच्छे लगते हैं, तो हम बीच में से उसके रास्ता बनाते, बीच में रास्ता जानबूझकर बनाते। बचपन था, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं, ताकि रास्ता पहले से जब गन्ने उग जाते उसी टाइम रास्ता बना लेते हैं, ताकि वो खेत वाले को जो महसूस नहीं हो कि बाद में क्या खेला करने वाले थे। मतलब बाद में मतलब मोटा मोटी बात ही है कि बचपन में आपने पढ़ाई के साथ साथ गन्ने भी खूब चुरा के खाए हैं। गन्ने, हाँ, यही मैं यही कहना चाहता हूँ। उस खेत वाले को पता ही नहीं चलता था, उसका जो बुजुर्ग था उसने जो खेत जो खोता जोता था, उसको कह रहा था कि बच्चे जो हैं ये भगवान का रूप है, आप इनको रोकना मत। और वो परमात्मा की कृपा होती थी, उस खेत के अंदर गन्ने सबसे ज्यादा होते थे। अब पढ़ाई की अगर बात करें तो आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की और आपका पढ़ाई में कहाँ तक आपने पढ़ाई की और आपने शिक्षा विभाग में नौकरी कब से शुरू की थी? देखिए, पढ़ाई की बात करें तो मिडिल स्कूल के बाद हम सूरतगढ़ आए, क्योंकि हमारे भाई साहब सिंचाई विभाग में थे, वो ले गए। और शिक्षा की बात करें, दूर दूर स्कूल थे। कर्णपुर में हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल था, गंगानगर था, क्योंकि वो दूरी ज्यादा थी, इसलिए नौकरी के साथ साथ भाई साहब ने सोचा अभी इनको आगे बढ़ाया जाए। और हम सूरतगढ़ आ गए, 10वीं करी, फिर 10वीं के बाद फिर हमने हायर सेकेंडरी करी, फिर बीकानेर चल गए। जैसे जैसे भाई साहब की बदली होती रही वैसे वैसे हम भी साथ करते रहे, क्योंकि एजुकेशन हमें प्राप्त करना था। तो कारण इसका यही था कि गांव के अंदर अब कॉलेज में जाना, गंगानगर जाना, वहां से दूरी पड़ती थी, खर्चा ज्यादा लगता था। भाई साहब नौकरी करते थे, क्या इनको पढ़ाएंगे। 2 भाइयों को उन्हें पढ़ाया और फिर एमए भी मैंने बीकानेर किया। बीकानेर के अंदर भी हम काफी लंबे समय तक रहे। एमए के बाद फिर नौकरी की तलाश होती है, एमए कर लिया। अब गांव में भी लोग ताने मारते हैं, भी आप पढ़ लिख लिया, क्या करोगे आप, नौकरी करोगे, क्या करोगे, दुकान पर काम करो। कई बार मन के अंदर आता भी दुकान पर लग जाए, कोई काम कर ले। लेकिन उस वक्त समय अच्छा था, जो बीएड व्यक्ति कर लेता था। एजुकेशन की नौकरियों की बात करें तो अब जो हालात बहुत बदल गए। पुराने समय के अंदर अच्छे हालात थे, जो इंटरव्यू होता था, जितने को इंटरव्यू हुआ 1000 का हुआ था, 1000 को ही नौकरी लगाना था, गवर्नमेंट का नियम था। इसलिए बीएड हमने सोचा और तो नौकरी मिला को नहीं, आप बीएड ही कर ले, क्योंकि लोग सारे चारों तरफ से जब निराश हो जाते हैं तो लोग बीएड करने जाते हैं, ये तो नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें गारंटी थी। इसलिए हमने बीएड कर ली और फिर इमेज एजुकेशन में लाग गया और पोस्टिंग वही हुआ, हनुमानगढ़ जिले में होगी हमारी पोस्टिंग सर। अब अगर बात करूं आपके शिक्षा विभाग में, शायद आप 1985 में नौकरी लगे थे, अगस्त 1985 में, और अगस्त 1985 में नौकरी लगने के बाद 20 साल आपके कलेक्ट्रेट के आर-पार या कलेक्ट्रेट में गुजरे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं 2 साल एजुकेशन की नौकरी के अंदर विद्यालयों के अंदर रहा हूँ। बाकी मेरी जितनी जिंदगी है, जितनी मेरी सर्विस है, वो सारी कलेक्टेड में बीती है। कारण उसका यही था कि तहसीलदार के ऑफिस में चुनाव का कोई वक्त था, नगर पालिका चुनाव थे, उनको जरूरत थी शहरी क्षेत्र से जो युवा हो, काम करने की क्षमता रखते हो, ऐसे टीचर को बुलाया जाए। मेरे को भी बुला लिया, मेरा उन्होंने काम देखा, लगन देखी और रुचि देखी, काम समय पर करने का जो मेरे अंदर जज्बा था उसको देखा। फिर वो तहसीलदार ने कहा कि इसको तो हम नहीं जाने देंगे। यहाँ तहसीलदार ने प्रतिनियुक्ति कर ली, फिर एसडीएम में चला गया, फिर कलेक्टेड में आ गया।
कलेक्टेड में क्या इस दौरान चुनाव भी था और फिर लिटरेसी प्रोग्राम 97 के अंदर 97 में शुरू होता है। उस वक्त फिर हमें इधर चयन कर लिया गया, फिर साक्षरता में रहे और फिर इधर चुनाव में भी साथ साथ रहे। तो उसका कारण यही था, व्यक्ति की नौकरी के अंदर एक महत्वपूर्ण बात होती है कि व्यक्ति का काम कैसा है, उसकी लगन कैसी है, उसका जज्बा कैसा है, काम को वो कैसे कर पाता है। अपने अंदर ये हमने पैदा की लगन, देखा कि लगन पैदा की, काम को अच्छी तरीके से करना, काम को अच्छी ढंग से करना और माइंड लगाकर करना। उसी की विशेषता ये रही कि कोई भी कलेक्टर आता वो क्या है कि गुरुदेव सिंह को यहाँ से जाने नहीं देता था, इसलिए मैंने 20 साल कलेक्टेड के अंदर गुजारे हैं। थोड़ी धूप भी है, थोड़ा जल्दी चलकर छांव की तरफ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं भी पेड़, अगर इस पेड़ की असली कीमत जो है गर्मी में पता चलती है, भी किस तरीके से पेड़ की हमें आवश्यकता होती है। पेड़ों के बारे में आपको मैं, जब आप कलम न्यूज का बीच में पूछोगे पत्रकार कैसे बने, उस टाइम पेड़ों की विशेषता मैं बताऊंगा। पेड़ों के प्रति जो हमारा लगाव है, कलम न्यूज कैसे पीछे लगी, वो जिक्र भी जरूर करूंगा मैं। 20 साल आपने तो यहाँ दिया शिक्षा विभाग में, आपने कम समय दिया और कलेक्ट्रेट के 8 बार ज्यादा समय दिया। तो इस दौरान 20 साल के दौरान आपने प्रशासनिक ढांचे को बड़े नजदीक से देखा, प्रशासन को नजदीक से देखा, सरकारें किस तरीके से प्रशासन से काम करवाती है और प्रशासन काम करता है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा भी प्रशासन काम नहीं कर रहा? देखिए 20 साल जा रहे हैं और हमने उतार चढ़ाव, कई कलेक्टर देखे, कई एडीएम देखे, तहसीलदार, एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारी, पता नहीं कौन आए कौन गए, जाते रहते हैं, तो बदली होती रहती है। लेकिन जो कलेक्ट्रेट के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने का जो तरीका अपने देखते हैं, उसके अंदर भी बदलाव बहुत आया है। पुराने समय की बात करें तो जो प्रशासनिक अधिकारी था वो आम जनता की, गरीब की, सभी की सुनते थे और उस काम को पूरा करने के बाद सांस लेते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में नहीं है, हमारे समय भी ऐसे था कि प्रशासनिक अधिकारी दरअसल क्या कि दबाव में रहते हैं। जो जितने पॉलिटिशियन है, चाहे मंत्रियों की बात करें, वो दबाव में प्रशासनिक अधिकारी रखते हैं। अपने स्वयं विवेक से वर्तमान समय प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर पाते हैं। कारण उसका यही है, अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। मतलब कहने को दिखावा है, जो दिखावा मानता हूं मैं इसको, कि जो होना चाहिए वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी के अंदर जज्बा होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका कहने का भावार्थ ये है भी, कहीं ना कहीं हड़ताल कहें या फिर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कहें या एक तबके का विरोध कहें या एक समाज का विरोध कहें, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेशर में प्रशासनिक अधिकारी बहुत चीजों का वादा कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है और उसकी वजह से वो वादे जो है वो पूरे नहीं कर पाते। पॉलिटिकल दबाव, आपको पहले ही बताया कि पॉलिटिकल दबाव जो ऐसा है कि पॉलिटिशियन आप चाहते हैं अपने तरीके से काम होना, गलत हो सही, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो कार्यकर्ता को खुश करना है। और वे ये नहीं सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी गलत काम करने के बाद स्वयं फंसते भी हैं। बहुत से रिश्वत के अंदर भी पकड़े गए हैं, बहुत से ऐसे जो घोटालों के अंदर भी नाम आते हैं, हमेशा ये जांच भी चलती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारियों को जो गरीब के प्रति इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो समाप्त होती जा रही है। और जो काम करने का तरीका, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, तहसील के अंदर काम है, तहसील में एप्लीकेशन दी, फिर एसडीएम के गया, क्योंकि एसडीएम तहसीलदार इसीलिए खोल रहे हैं कि वहां पर जनता की सुना जाए, वो अर्जी कलेक्टर के पास आ रही है। फिर वो तहसीलदार काम क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे लॉजिक यही है कि आप जो है मन के अंदर ख्याल ही नहीं है कि गरीब व्यक्ति की सहायता करनी, कोई आया उसकी सहायता करनी। ये तो सवाल हुए उन प्रशासनिक अधिकारियों के जिनको आपने बड़ा नजदीक से समझा। एक सवाल जो हर किसी के मन में है, जो लगातार यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं या वो लोग जो आपको शिक्षा विभाग से जानते हैं, 2016 अक्टूबर में आपने जैसे ही रिटायरमेंट हुआ अगस्त में और आपने अक्टूबर में हाथ में कलम थमा ली, एक साप्ताहिक पेपर से आपने शुरुआत की। ये शुरुआत आपने क्यों की, ऐसा क्यों किया आपने? देखिए भाई साहब, जब यहाँ 20 साल हमने गुजारे और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को देखा, जैसे गरीब आता था उसकी सुनवाई नहीं होती थी, उसके मन के अंदर वो बार बार एप्लीकेशन दे रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जैसे धरने प्रदर्शन की बात कर लें, एक ही बात को लेकर 10-10 दिन तक धरना, इशू छोटा सा होता है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी करता नहीं। तो मेरे मन के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि अपने रिटायरमेंट के बाद, और एक सबसे बड़ी बात होती है रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति करेगा क्या, समय कैसे व्यतीत करेगा और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या काम करेगा। ये सबसे विषय चुनने वाला है। जो रिटायर होने वाले हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप अपना विषय पहले ही दिमाग के अंदर बैठा लें क्या करना है।
उसी के दौरान जो है जब रिटायरमेंट 31 अगस्त 2016 को होते हैं, तो फिर मेरे सामने समस्या यही थी कि अपने समय को कैसे व्यतीत किया जाए। और जो मन के अंदर एक भावना थी कि जो गरीब व्यक्ति जहाँ हमने आते देखा जाते देखा, उनकी सुनवाई नहीं हुई, काम नहीं हुए, तो मन के अंदर ख्याल आया क्यों ना अपने पत्रकारिता की तरफ जाएं और जो गरीब की सुनवाई नहीं होती उनकी समस्या को उठाएंगे, उनकी समस्या को जाने। इसी बीच PR सुरेश बिश्नोई के द्वारा भी प्रेरणा दी गई कि आप जो है खाली समय व्यतीत करने के लिए अच्छा आप पत्रकारिता, उनका मेन रोल इसके अंदर रहा लाने के लिए, और उन्होंने इस तरफ रुझान भी बनाया, बताया। अपने अनोखा राजस्थान क्यों चुना? बहुत सारे पेपर थे जिसमें आप काम कर सकते थे, क्योंकि आप शिक्षा विभाग से रिटायर्ड थे और नॉलेज आपको अच्छा था, तो आप कहीं पर भी जा सकते थे। आपने अनोखा राजस्थान क्यों चुना? अनोखा राजस्थान में यहाँ अपने कर्मचारी थे विश्वनाथ सैनी जी, वो इस अखबार को बेटे के नाम से चलाते थे। उन्होंने सुझाव भी दिया कि अपनी अखबार है, हमारे को सहायता भी चाहिए, आप जैसा व्यक्ति चाहिए, अनुभव भी चाहिए, और जो प्रशासन से जुड़ा हुआ है, आप प्रशासन के अंदर तक जानते हो क्या बाहर होता है क्या अंदर होता है, तो ऐसी खबरें हमें चाहिए कि जैसे हमारा जो अनोखा राजस्थान के साथ आपने संबंध विच्छेद किया या फिर आपने अनोखा राजस्थान छोड़ दिया या नहीं छोड़ा? नहीं, यूट्यूब क्यों शुरुआत किया? नहीं, अनोखा राजस्थान आज भी मैं उसमें काम कर रहा हूँ, उसको छोड़ा नहीं है। और मेरे तो मन के अंदर एक भावना ही जगी हुई है कि जिसको हम पकड़ते हैं उसको स्वयं छोड़ के चल जाए, हम छोड़ते नहीं है। मन के अंदर ये मलाल रहता है। आपने यूट्यूब की शुरुआत क्यों की? आपको यूट्यूब की शुरुआत करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यूट्यूब चैनल तो जब अखबार शुरू किया या फिर कलेक्टेड के अंदर तो आना जाना पहले से ही था, तो यहाँ आते और जब पत्रकारिताओं को सवाल करते देखते ये लोगो लेकर, जिसको अपने लोगो बोलते हैं, लोगो लेके बैठते, तो मेरे मन के अंदर ख्याल आया कि ये प्रश्न पूछते हैं, क्यों ना अपने भी ऐसे अधिकारियों का जवाब तलब करने लगे, अधिकारियों से मिले, अधिकारियों से रूबरू हो, क्योंकि अखबार से तो फोन से काम होता है, और इस यूट्यूब चैनल से जो है डायरेक्ट इंटरव्यू लेने का काम होता है। इसलिए अपने सोचा कि इसके जरिए ही अपने जुड़ा जाए, और फिर जो सवाल जवाब होते हैं, जो जवाब दिए जाते हैं, समस्या को कैसे उठाया जाता है, आम जनता के बीच में कैसे जाए, ये एक माध्यम। अखबार तो एक सप्ताह के बाद छपनी थी, इसलिए फिर मैंने चुना इसको। अब सवाल ये होता है कि क्या वो मन वाली चीज थी जब आप 20 साल कलेक्ट्रेट में रहे, आपको लगा यार प्रशासनिक अधिकारी मूर्ख बनाते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, उन पे ऊपर प्रेशर रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो टीस थी जो आप चाहते थे भी, वो टीस अब वो अपनी जो भड़ास है जो हम उस समय नौकरी में नहीं कर पाए वो अब करना चाह रहे हैं? नहीं, भड़ास तो नहीं कहेंगे, मन के अंदर ये इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि लोगों की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। अभी भी जब इंटरव्यू करते हैं, अपने जाते हैं बाइट करने जाते हैं, जिसको बाइट बोलते हो आप, इंटरव्यू करने जाते हैं, तो एक दो कलेक्टर ऐसे भी आए कि मैंने जब उनसे प्रश्न करता तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते कि इसको इतना ज्ञान कैसे है। फिर वो पीछे से मेरा इतिहास खंगालता, फिर यहाँ के कर्मचारी बताते हैं कि ये तो साहब कलेक्टेड में रहा हुआ है, इसको सारा नॉलेज है, चुनाव का है, साक्षरता का, लोगों की समस्याओं का है, चाहे सामाजिक सरोकार की बात कर ले, सभी तमाम बिंदुओं पर हमने यहाँ देखा है क्या होता है, अंदर क्या होता है, बाहर क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा वो घबराते भी, यार ये क्या पता नहीं क्या पूछेगा। ऐसे भी कलेक्टर आए एक दो, तो वो पहले से कहते हैं यार आप ज्यादा प्रश्न मत पूछना, इस तरह से बातें करते। कलम न्यूज में कोई ऐसी आपने कोई खबर लगाई हो जो आपके लिए यादगार बन गई हो, आपको ऐसा लगा भी हाँ मैंने खबर लगाई है, मेरा कम से कम कुछ हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन मन को शांति मिली हो? कलम न्यूज के अंदर मैंने एक वीडियो चढ़ाया था, खड़ी फसल में चली जेसीबी, जाखड़ावली का मामला, भारत माला सड़क का जो मामला था, वहाँ सुरेंद्र शर्मा जो किसान नेता है वहाँ गया हुआ था, वो जो है पुलिस से उलझ गया और भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारियों से उलझ गया। और उस खबर को मैंने जब टाइटल दिया कि खड़ी फसल में चली जेसीबी और सुरेंद्र शर्मा उलझे पुलिस से, तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ और वो लाखों लोगों ने देखा। और उसके बाद मेरे को मन को संतुष्टि हुई, और जो वहाँ खबर चली थी उसके बाद में फिर सुधार भी हुआ, फिर उनको मुआवजा देने की बातें भी आई। भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारी जो सीधे मुंह बात नहीं करते सुरेंद्र शर्मा से, वो फिर बात भी करने लगे, फिर उन्होंने कलेक्टर से भी वार्ता कराई, तो वो समस्या हल हुई। जब समस्या हल होते ही मेरे मन को जो संतोष मिला कि मेरी खबर से देखो कितना किसानों का जो नुकसान होने से बच गया, और उनको जो मुआवजा मिलना था, सड़क मिलनी थी, वहां से रास्ता निकलना था, नक्के मिलने थे, और वहां से खाड़े की जो समस्या थी, वो तमाम जब समस्या हल होती है तो मन को संतुष्टि जरूर मिलती है। पत्रकार का दायित्व भी है, पत्रकार का दायित्व सुधार से है। आपसे आखिरी सवाल, आप काफी एज्ड हैं,
और रिटायरमेंट के बाद 7 साल से प्लस आप हो चुके हो, मेरे हिसाब से 66-67 साल हो गए। 67 साल के आसपास हो। कितनी एनर्जी और ऊर्जा कहाँ से ले आते हो? मतलब आप एक यूट्यूब को और भागा दौड़ी, और वो भी हनुमानगढ़ ही नहीं, अब तो आप अखबारों से नॉलेज लेकर और भी खबरें डालने लगे हो। एनर्जी कहाँ से आती है? सुबह उठते ही दिमाग में क्या होता है, अभी वीडियो डालना है? देखिए, व्यक्ति के अंदर 3-4 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक तो लगन होनी चाहिए, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता किसी में कम नहीं होती है। एक दूसरी बात होती है कि अपने शरीर को हस्त-पुष्ट रखना बहुत जरूरी है, खान पान के अंदर सुधार करना बहुत जरूरी है, सोच के अंदर सुधार करना बहुत जरूरी है, नशों से दूर रहना बहुत जरूरी है। तमाम ये बातें हैं जो व्यक्ति को एनर्जी देती है। और दूसरा, शरीर को सही रखने के लिए व्यायाम भी जरूरी है, थोड़ा बहुत व्यायाम भी करते हैं। और फिर जो खान पान है, खास रूप से व्यक्ति के अंदर खान पान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे 60 से उम्र ऊपर चल जाए, बहुत सी चीजें, जैसे मिठाई की बात कर लें, जहाँ अन्य ठंडे पदार्थों की बात कर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको त्यागना चाहिए। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि 60 के बाद व्यक्ति को खान पान के अंदर सुझाव जो कर ले, सुधार कर लेगा तो वो फिट रहेगा। दूसरा, सोच के अंदर आपका सोच अच्छी होनी चाहिए, और इसीलिए आखिरी तंदुरुस्त रह सकता है। आखिरी सिर्फ आपसे इतना ही, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे इस चैनल के माध्यम से उन तमाम दर्शकों को जो आपको लोग देख रहे हैं, आज नहीं सालों बाद भी देखें, कभी भी देखें, तो वो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको जिंदगी में क्या करना चाहिए और किस तरीके के रास्तों पर चलना चाहिए? देखिए भाई साहब, एक तो मन के अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए, और जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे क्षण आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। सुख आए तो ज्यादा आप खुश मत हो, और दुख आए तो आप ज्यादा निराश मत हो। और उस दुख जो आया है, जो कोई समस्या आई है, उससे आपको निकलना कैसे, उसके रास्ते को खोजना चाहिए। न कि उसके अब सिर पकड़ के बैठ जाएं कि जी दुख आ गया, या कष्ट आ गया, या समस्या आ गई। अब समस्या से निकलने का रास्ता जब खोजोगे तो आपको फिर जिंदगी के अंदर आगे सफलता ही मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है, और कभी दुख है कभी सुख है, जो तो आते जाते रहते हैं। लेकिन खासकर युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा, हाँ एक बात मैं मेरे को याद आ गई, बीच में आपने बात पूछा ही नहीं प्रश्न, जो पेड़ों की आपने बात करी, इस पेड़ पार्क के अंदर अपने बात कर रहे हैं। कल न्यूज ने एक अभियान चलाया, हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ टोल रोड, 3 साल से कई कलेक्टर आए, कई बदल गए, कुछ पौधे लगे। पेड़ों से हमें बहुत प्रेम भी है, और पर्यावरण के प्रति कलम न्यूज जो है झुकती नहीं है, न रुकती है। झुकाने का प्रयास भी किया, लोभ भी दिया, और कुछ देने का प्रयास भी किया, लेकिन हमने मना कर दिया कि पर्यावरण जो है, पेड़ जो है वो जिंदगी का एक अहम मुद्दा है। हाँ, मैं आपको भी सुझाव दूंगा कि पर्यावरण पर आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बनाने का आगे प्रयास करना, क्योंकि पर्यावरण है, पेड़ है तो सब कुछ है। और इसीलिए मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूंगा कि नशों से आप दूर रहे, खेल के प्रति रहे, और एक आप एम बनाएं भी आपको जिंदगी के अंदर बढ़ना क्या है। मन के अंदर ललक पैदा करें, सोचे आप, और जब आप सोचोगे और मन के अंदर ऐसी ललक पैदा करोगे तो आपका जीवन सुधर सकता है। ये थे हमारे साथ गुरुदेव सैनी, जो शिक्षा विभाग में थे। बचपन इन्होंने बताया भी किस तरीके से संघर्ष में बीता, स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं हुआ करता था, और बहुत उबड़ खाबड़ या खेतों के अंदर से इन्होंने बात कही, गन्ने भी चुराया करते थे। तो इन्होंने एक संघर्ष वाला जीवन जिया, और उसके बाद इन्होंने बताया भी पिता अनपढ़ थे, और भाई ने पढ़ाने का प्रयास किया, और भाई ने काबिल बनाया, और आज वो शिक्षा विभाग से रिटायर हो चुके हैं। 2016 में रिटायर हुए, और उसके बाद पत्रकारिता का एक जुनून लिया, और पत्रकारिता का जुनून लेकर आज वो लगातार 2023 हो चुका है, यानी 7 साल से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। अनोखा राजस्थान इन्होंने बताया भी एक वीकली समाचार पत्र है जो हनुमानगढ़ से निकलता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और उसके अलावा अपना एक स्वतंत्र यूट्यूब चैनल इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा भी एक मैं आवाज़ अपनी बुलंद करना चाहता था, जो मन में मेरे था भी कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, उस गलत को गलत दिखाने का इन्होंने एक प्रयास अपने यूट्यूब के माध्यम से किया है। हम इनके आगे भी, इतनी उम्र हो चुकी है, इनके स्वास्थ्य की, स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, और हम ये भी कामना करते हैं कि ये अपना जुनून, जज्बा इसी तरह से कायम रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं निराश हो रही है या नशे में पड़ रही है, तो उसको एक संदेश जाए इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से भी। एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा संकल्प लेके काम कर सकता है, तो आप तो युवा हो, आप अच्छा काम कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। कुलदीप शर्मा को इजाज़त दीजिए। मेरे साथ थे मेरे सहयोगी राकेश छिंपा।
जो लगातार हमें कवरेज कर रहे थे इस कैमरे के पीछे, जिनकी तस्वीरें हम कभी आपको दिखा नहीं पाते हैं।